नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग के एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैं प्रोफेसर पवन फंदे, आपका बिजनेस कोच, आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे इस एक नए स्टार्टअप के वर्कशॉप सीरीज में। तो आज हम आपके लिए कुछ नई ऐसी बातें लेकर आए हैं कि जिसको सीख के और समझने के बाद में आप खुद का जो एक स्टार्टअप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो 3 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। तो हमने उसका एनालिसिस किया है और उसके ऊपर हमने कुछ हमारी केस स्टडीज बनाई है, तो जो कि आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अभी इसे बिना देरी किए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो जो हमारा ये स्टार्टअप है, तो सबसे पहले हमें चाहिए हमारे स्टार्टअप की, मतलब कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस की प्लानिंग। तो हमें हमारा बिजनेस प्लान हमेशा पता चाहिए। मतलब हमारे दिमाग में सैकड़ों सवाल आते रहते हैं, करोड़ों हम जो थॉट्स है, विचार है, उसे करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने किसी हमारे थॉट को लिख लिया तो उसी को हम हमारे एक्शन प्लान में ला सकते हैं। इसी के लिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमारे बिजनेस का कोई अच्छा प्लान अगर हमें हमारे सोच विचार में आ गया, हमारे ख्याल में आ गया, तो हमें उसे जल्द से जल्द लिखना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी एक व्यवसाय की हमें योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना को हमें लिखना होगा कि जिसको हम आते जाते हुए हर बार देख सके, इसे रिकॉल कर सके। आप किस प्रकार की निर्माण परियोजनाओं पर काम करना चाहते हैं और आप किस प्रकार के ग्राहकों के साथ काम करना चाहते हैं, और जिस निर्माण व्यवसाय को आप शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट जानकारी हमें शामिल करनी होगी। अगर हमें यह नहीं पता है तो हमें यह पता करना होगा। हमें विचार करना चाहिए कि हम दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं या खुद ही रोजगार हासिल करना चाहते हैं, या किसी ऊपर ठेकेदारों का उपयोग करना चाहते हैं हमारे किसी प्रोजेक्ट पे। अपनी प्रतिस्पर्धा के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। अगर हमारे कॉम्पिटिटर की जानकारी हमारे पास में है तो इससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, और हम एक मार्केटिंग योजना बना सकते हैं कि उस योजना में हम किस तरीके से हमारी सेवाओं को लोगों में देने वाले हैं, और उस सेवा की हमें मार्केटिंग भी करनी चाहिए। तो ये सभी पॉसिबल है कि आपके जो गोल्स है, मतलब कि आपके जो बिजनेस के जो रास्ते हैं वो अगर क्लियर है तो वो तभी क्लियर हो सकते हैं जब आप उसको लिख के रखोगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सेकंड क्या है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है सीक बिजनेस एडवाइसेस। मतलब कि हमारा जो बिजनेस है तो वो हमेशा हमें शतरंज के खेल के जैसे खेलना चाहिए। हमेशा हमें व्यावसायिक सलाह लेनी चाहिए। अपनी कंपनी के लिए सर्वोत्तम कानूनी संरचना के बारे में प्रश्न पूछने के लिए एक वकील और हमेशा एक अकाउंटेंट से हमें परामर्श लेते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं। तो अगर आपको किसी का टारगेट नहीं बनना है या आपको कोई भी लॉज नहीं तोड़ना है, तो ये तभी अच्छा होगा कि आपके पास में एक अच्छा वकील होगा और एक आपके पास में अकाउंटेंट होगा, जो कि आपके हमेशा बिजनेस फेलियर के होने वाले नुकसान के कारणों पे आपको सलाह देते रहेगा और आपको आपके स्टार्टअप डूबने से बचाता रहेगा। अब एकमात्र मालिक सीमित देयता निगम या साझेदारी के रूप में काम करना चुन सकते हैं। छोटे व्यवसाय प्रबंधन के बारे में जानने के लिए स्थानीय लघु व्यवसाय
संगोष्ठियों की तलाश करें जो कि आपको काफी कम कीमत पे आपके अगल बगल में मिल सकते हैं, और एक सलाहकार खोजने का प्रयास करें जो आपके जैसा निर्माण व्यवसाय संचालित करता है। देखिए, जिंदगी में हमारे बिजनेस में हर एक्सपीरियंस को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, और हमें अनुभव जो मिलता है अच्छा होता है, बुरा होता है। तो हर बार हम मतलब लॉस करके सीख नहीं ले सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो हमारे सीनियर है, जिन्होंने हमसे पहले बिजनेस शुरू किया है, तो हम उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। उससे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो आपके जो सीनियर बिजनेस दोस्त है, उनकी आप हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे हमेशा जुड़े रहिए। एक सलाहकार खोजने का हमेशा प्रयास आपको जीवन भर करते रहना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है। तो शुरू करने की योजना आपको पता होना चाहिए। पता करें कि आपके राज्य में एक निर्माण व्यवसाय संचालित करने के लिए आपको कौन सी फीस, लाइसेंसेस, कागजी कार्रवाई और परमिट की आवश्यकता है। देयता बीमा और अनुसंधान रोजगार नियमों के लिए आपको आवेदन भी करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आपको इसका बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो हमेशा आप इंश्योर्ड रहिए, सेफ रहिए। तो चलिए अभी हम देखेंगे हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कि है चूज अ लोकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारी कर्म भूमि चुननी चाहिए कि जिस भूमि में आपको आपका बिजनेस करना है, और आपके शहर को बड़ा बनाते हुए आपको खुद को भी बड़ा आदमी बनना है। आपके कार्यालय और दुकान की इमारत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार का निर्माण व्यवसाय चलाना चाहते हैं। एक बढ़ई को केवल एक छोटी कार्यशाला की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े बड़े उपकरण का उपयोग करने वाली सेवाओं की पेशकश करने वाले ठेकेदारों के भंडारण के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों और कार्यालय से घर के सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपका जो बिजनेस है एक छोटे ऑफिस में भी हो सकता है, और आपके जो इक्विपमेंट्स और टूल्स है वो आप एक छोटी हट में मतलब झोपड़ी में भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप रोड बनाने वाले, ब्रिज बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपको रोड रोलर लगेगा, जेसीबी लगेगा, मतलब आपको इन सभी को अच्छे से रखने के लिए बड़ी जगह भी चाहिए, और उसी के साथ में आपके कर्मचारी भी चाहिए जो कि आपको ये काम पूरे करके देंगे। अपनी दुकान, ऑफिस स्थापित करने या संपत्ति खरीदने से पहले अपने स्थानीय जोनिंग कानूनों पर शोध करें, जो दिखने से लेकर शोर तक सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी साइलेंट जोन में काम करने के लिए जाते हो, और वहां पे अगल बगल जो पड़ोसी है, जो लोग हैं, और कुछ कानूनी मतलब कि होते हैं ऐसे बहुत से लोग जो बीच में आ जाते हैं, आपको उस काम को करने से रोक सकते हैं। तो हमेशा मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हमेशा ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो आपके उपकरण, भंडारण, यात्रा के समय और ग्राहक की पहुंच पर आपके साथ में हो। ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है। होप कि ये पॉइंट भी आपके समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि है क्रिएट अ बजट एंड ऑब्टेन फाइनेंसिंग। ये काफी थोड़ा सा मजेदार होने वाला है, क्योंकि अगर आपने किसी गलत बजट के चलते एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, तो उससे आपको आमदनी तो कुछ मिलेगी नहीं, आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। हो सकता है कि आप रोड पे आ जाए। मैंने एक जोक किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है आपके पास। तो इससे बचने के लिए हमेशा आपको एक बजट बनाना चाहिए और वित्त पोषण हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए। आपके बजट में अनुमानित परिचालन लागत और खर्चे शामिल होने चाहिए। पारंपरिक ऋण प्राप्त करने के लिए आपकी व्यवसाय योजना आवश्यक होगी। हालांकि
निर्माण व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक वित्त पोषण प्राप्त करना अभी भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से शुरू नहीं हो रहा है, आप शुरुआती स्ट्रगल कर रहे हो। तो इस समय आपको थोड़ा फंड रेज करने में मुश्किल हो सकती है। तो इस समय अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं और अपनी प्रारंभिक परिचालन लागतों को कवर करने के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत में आप मतलब डुबकी लगाकर दोस्तों या परिवार से ऋण मांगने पर विचार कर सकते हैं। अब उपकरण जो भी है आपके पास में, टूल्स है, इक्विपमेंट है, उन्हें भी आप किसी को दे के अपनी स्टार्टअप पर लागतों को बचा सकते हैं। मतलब हर बार आपको इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट से बचना, ये शुरुआती दिनों में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि हर चीज को आप खरीद नहीं पाओगे। तो या तो जो चीज आपके पास में है उसे आपको किसी को किराए पे देना होगा, या फिर अगर जो चीज आपके पास में नहीं है तो उसको आप किराए से ले सकते हो। तो ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा फिर से बिजनेस प्लान, मार्केट योर बिजनेस। तो अभी हम जाएंगे देखने के लिए कि हमारे बिजनेस में हम किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं। हमारे व्यवसाय का हमें विपणन करना चाहिए। एक बार जब आप एक व्यवसाय के स्वामी के रूप में अपने सभी जिम्मेदारियों पर शोध कर लेते हैं, तो आप अपनी निर्माण सेवाओं को बेचने के लिए तैयार होते हैं। आपके मार्केटिंग प्रयासों में डोर टू डोर बिक्री कॉल, ब्रोशर, प्रिंट विज्ञापन, एक वेबसाइट और यहाँ तक कि स्थानीय समाचार पत्र में एक सलाह कॉलम से सब कुछ शामिल हो सकता है। संतुष्ट ग्राहकों को अपने व्यवसाय कार्ड दे और उनसे रेफरेंस भी आप हासिल करें। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है या आप अच्छी सर्विसेज लोगों को देते हो, तो आपके पास में ग्राहक आने चाहिए। आपकी सभी चीजें अच्छी है, लेकिन मार्केटिंग आपकी अगर पुअर है, तो आपके बिजनेस में अगर कस्टमर नहीं आए तो आपका बिजनेस मतलब स्टार्टअप तो खत्म ही होने वाला है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों पे ध्यान दें जो अभी हमने डिस्कस की है, और जो आपके क्लाइंट हो चुके हैं उन्हें बिल्कुल देवता माने, भगवान माने, खुदा माने, अल्लाह माने, वाहेगुरु माने और उनकी सेवा करें। क्योंकि अगर वही आपके प्रमोटर बन गए तो आपके पास में कस्टमर की, ग्राहक की लाइन लगी रहेगी और आपका बिजनेस हमेशा डूबने से यही आपके जो एक्स क्लाइंट्स हैं वो आपको बचाते रहेंगे। होप कि ये जो पॉइंट है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो और हम जाएंगे आगे देखने के लिए कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो है एडवर्टाइजिंग का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि चूज योर एडवर्टाइजिंग गोल। तो अभी हमें हमारा एडवर्टाइजिंग गोल ये हमें कैसे चूज करना है, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अपने विज्ञापन का जो लक्ष्य है उसे चुनना चाहिए। ये उद्देश्य मापने योग्य हो सकते हैं, जैसे कि व्यापार में 20% की वृद्धि, 10% की वृद्धि या 50% की वृद्धि, या सामान्य विचार जैसे कि आपकी निर्माण सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आप अपने लक्ष्यों को जितना अधिक विशिष्ट बनाएंगे, आपके लिए प्रभावी विज्ञापन बनाना और अपने परिणामों का विश्लेषण करना उतना ही आसान होगा। अब जब आप विज्ञापन देते हैं तो या तो आप आपका ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जानकारी जानी चाहिए और वो जाते जाते एक दिन वो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। और एक हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि वो विज्ञापन पढ़ के लोग आपके शॉप पे, आपके सर्विसेज पे आए और आपको आमदनी प्रोवाइड करे। तो ये होता है हमारा गोल जो कि हम विज्ञापन में देते हैं। और हम आगे दूसरा पॉइंट हमारा डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। तो ये काफी मुश्किल और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस के स्विमिंग पूल में अगर तैरना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि पानी कितना गहरा है। सही बात है। अपने लक्षित बाजार की
हमेशा पहचान करते रहना चाहिए। यह वह समूह होगा जो आपकी सेवाओं को खरीदने की सबसे अधिक संभावना देता है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपका सबसे आम ग्राहक कौन है, तो ग्राहकों से पूछने के लिए एक सर्वेक्षण का उपयोग करें कि वे कौन हैं और वे किन सेवाओं में रुचि रखते हैं। विशिष्ट निर्माण लक्ष्य बाजारों में घर के मालिक व्यवसाय, सरकारों और स्कूल भी शामिल होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिलेट जब हमारे इंडिया में आया था तो वो चला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो शेविंग करते थे तो वो करते थे किसी बॉटल में या किसी लोटे में, और जो जिलेट कंपनी है यूएस बेस्ड है, वहाँ पे जो लोग हैं वो हमेशा नल को चालू रख के शेविंग करते थे, तो वो कंपनी यहाँ पे फेल हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल था। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी काम करना है, जो भी स्टार्टअप लगाना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाजार क्या है, क्या सेवा लोग चाहते हैं, कंपटीशन कहाँ पे कम है, कंपटीशन कहाँ पे ज़्यादा है, आप कहाँ पे टिक सकते हैं। आपको एक होल ढूंढना होगा बिजनेस में से कि उस होल को ही आपको फिलअप करना है। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि टारगेट मार्केट आपको हमेशा पता रहना ही चाहिए। तो चलिए अभी हम हमारे थर्ड टॉपिक की ओर जाते हैं, क्रिएट योर मैसेज। तो क्रिएट योर मैसेज मतलब क्या है? अपना संदेश हमें बनाना है, बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। अपने विज्ञापन को अपने लक्षित बाजार की रुचियां और जागरूकता के अनुरूप बनाते रहना होना है हमें। उदाहरण के लिए, यदि आप मकान मालिकों में निर्माण सेवाएं बेचते हैं तो ऐसे विज्ञापन बनाएं जो यह वर्णन करे कि आपकी सेवाएं उनकी रिमॉडलिंग समस्याओं को कैसे हल करती है या उनके घरों को बेहतर बनाती है। उन लाभों पर ध्यान दें जो आपका निर्माण व्यवसाय आपके ग्राहकों को प्रदान करता है। मेरा मतलब यह है कि आपके पास में अगर ऐसे लोग हैं जिनके मकान पुराने हैं, तो आपका मैसेज उनको ये सीधा पहुंचना चाहिए कि आपके पुराने ही मकान को हम बिल्कुल नए के जैसा करके देंगे। आपकी जो सेवाएं हो सकता है इंटीरियर का, फर्नीचर का काम हो, कलरिंग का काम हो, टाइल्स का काम हो या प्लम्बिंग का काम हो। अगर कुछ लोगों ने आपसे मकान बनवाना है तो आपकी सेवाएं विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन की या सुपरविजन की होगी। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम इन शॉर्ट में सीखेंगे कि जो हमें सेवाएं लोगों को देनी है तो वो क्लियर मैसेज बिजनेस का उन्हीं कस्टमर तक सीधे सीधे पहुंचना चाहिए कि जिससे वो हमसे कनेक्ट कर सके। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट मैसेज हो गया। अभी हम जाएंगे पिक योर मीडिया पे। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अपना मीडिया हमें चुनना होगा, जो कि हो सकता है समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से, व्यापार पत्रिकाओं से या वेबसाइट में से चुने। ऐसा आउटलेट चुने जिसमें आपके लक्षित बाजार से मेल खाने वाले दर्शक हो। अधिकांश मीडिया कंपनियां जनसांख्यिकीय जानकारी रखती है जो उनके सामान्य पाठकों और उनकी प्राथमिकताओं का वर्णन करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी सेवाओं का विज्ञापन स्थानीय व्यापार मालिकों में कर रहे हैं तो आप अपने स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन देना चुन सकते हैं। देखिए कि जो आपका मीडिया है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपके कस्टमर अगर पेपर पे है, मतलब समाचार पत्रों में है या पत्रिकाओं में है, और आपने वहां पे आपकी जो एड है उसे लगाई, तो उन लोगों को वो मैसेज कनेक्ट कर जाएगा। मगर आपके जो कस्टमर है, जो टारगेट कस्टमर है, वो पेपर पढ़ते ही नहीं है, उनको समाचार पत्रों के बारे में पता ही नहीं है, तो आपके तो पैसे डूब गए, आपके पास में तो कस्टमर आए नहीं। तो हमेशा ढूंढते रहिए कि आपके टारगेट कस्टमर कहाँ पे जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, उनकी हॉबीज क्या होती है। तो ये बहुत से ऐसे वेबसाइट्स है जो आपको ये डाटा दे देगी। अगर आपका शहर एक है और वहीं पे ऐड लगाते हो तो कम खर्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। और आपने गलत शहर में अगर ऐड दे दी तो ऐड तो जाएगी, पैसा भी जाएगा, कस्टमर भी आएंगे, लेकिन वहां तक आपकी सर्विस नहीं जा पाएगी, मतलब आपका लॉस हो जाएगा। तो हमेशा आपका जो मीडिया है उसे आपको सही तरीके से चुनना चाहिए। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एनालाइज योर रिस्पॉन्स। मतलब
कि अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें। अपने विज्ञापन की प्रभावशीलता को मापने का एक तरीका हमेशा हमें शामिल करते रहना चाहिए। आप ऐसा कोड का उपयोग कर सकते हैं जो ग्राहक को छूट देता है या ग्राहक से यह पूछकर अपने निर्माण व्यवसाय के बारे में कहा सुनाता है। मतलब हमारे शहर में एक ज्वेलरी शॉप है, हमेशा वो पेपर में ऐड देता है और उस ऐड में लिखा होता है कि ये जो है इस ऐड को आप हमारे शॉप में लेके आइए और कुछ सोने जैसे दिखने वाली ज्वेलरी को फ्री लेके जाइए। तो उसका बेनिफिट उनको ये होता है कि जो लेडीज लोग होते हैं उस ऐड के लिए उस दिन उस पेपर को खरीदते हैं और उस पेपर को लेके उस ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। उससे ग्राहकों के पास जो संतुष्टि होती है वो मिल जाती है कि उन्हें फ्री की कुछ ज्वेलरी मिल गई, और जो ज्वेलरी शॉप है उनके पास में कस्टमर का डाटा बेस भी आने लग जाता है कि अगर हमने XYZ एड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लोगों तक हमारी ऐड पहुंचा पा रहे हैं। अगर हो रहा है ठीक तो आप उस ऐड को देना शुरू रख सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे टारगेट कस्टमर हमारे पास आए ही नहीं तो आप आपकी ऐड एजेंसी चेंज भी करा सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट हमें मिलता है। तो आप जब भी ऐड लगाए तो कूपन कोड डाले जिससे कि आपको पता चले या लोगों को पूछे कि आपने हमारे बारे में कहां से जाना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अभी हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है टिप्स एंड वार्निंग, मतलब कि हमें किससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले आता है नेटवर्क विद अदर्स, मतलब आवास उद्योग में अन्य लोगों के साथ नेटवर्क, डेवलपर्स, संपत्ति प्रबंधन कंपनियां और रियल एस्टेट दलालों के साथ में संबंध शुरू करें। मतलब जान पहचान बढ़ाए, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फंक्शंस को अटेंड करें, किसी इवेंट को आप शेयर करें। इससे ये होगा कि आप लोगों के साथ में इस रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर काम करने वाले सभी छोटे से लेकर बड़े लोगों तक आप कनेक्ट कर जाओगे। और जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। किसी क्लाइंट को अगर घर बनवाना है तो वो ब्रोकर उस क्लाइंट को आपसे कनेक्ट करा देगा और आप विथ मटेरियल या सुपरविजन का एग्रीमेंट करके उनका घर बना के दे सकते हो। और या आपका ही कोई फ्लैट या बंगलो बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल है और जहां पे आप कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ये रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो क्लाइंट आपके लिए ढूंढेंगे, आपसे फीस चार्ज करेंगे और काफी मुनाफे के साथ में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेल की तरफ लेके जाएंगे। मतलब आपके दिमाग का जो प्रेशर है ना इन्वेस्टमेंट का जो आपने करके रखा है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। दूसरा है हमारा मुद्दा जो कि रिसर्च कंस्ट्रक्शन, अनुसंधान, निर्माण, विज्ञापन, अन्य कंपनियों के विज्ञापन संदेशों और मीडिया का हमेशा विकल्प देखते रहिए। इसका आसान मैं रास्ता ये बताऊंगा कि आपके जैसे कुछ लोग आपके शहर में काम कर रहे हैं तो हमेशा उन पे वॉच रखिए, उनको देखिए, उनको समझिए कि वो कैसे विज्ञापन देते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, कौन सा कस्टमर टारगेट करते हैं, कौन से शहर के क्षेत्र में ज्यादा काम हो रहे हैं, क्या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहां पे कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ खुद एक्सरसाइज करके या कुछ दूसरों को देख देख के। तो ये अगर आपने पॉइंट्स हमेशा सीखे और आपने आपके बिजनेस में इनको लगाए तो आपका फायदा तो होने ही वाला है। तो देखिए हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है इसमें हम हमेशा बिजनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार सभी लेकर आते हैं और इन सभी हमारे स्टूडेंट के लिए हमेशा एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। तो इस वर्कशॉप को आप फ्री अटेंड कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे हम आपको बिजनेस ट्रेनिंग ऑन फील्ड का वर्कशॉप देते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग फाइनेंस के बारे में, बिजनेस ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सभी चीजें जहां जहां पे भी हमें हमारा सक्सेस नहीं मिल रहा है या जहां पे भी हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको आपके फेल्यूर को कनेक्ट करना है और उस फेल्यूर से ही आपको सक्सेस हासिल करना है। हमेशा अगर बिजनेस में आपको कुछ फेल्यूर आ रहा है तो आप उससे भागिए मत, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर प्लान बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए और उसके ऊपर डे बाय डे क्या कीजिए, चेंजेस कीजिए। मतलब हर रोज अगर आप एक सही कदम बिजनेस में उठाओगे तो 100 दिन के बाद में आप 100 कदम चल जाओगे। आसान से भाषा में अगर आपको आप में 100% इंप्रूवमेंट करना है तो 100% इंप्रूवमेंट एक दिन तो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर आपने एक दिन में 1% भी आप में सुधार कर दिया तो 100 दिन के अंदर आप हो सकते हो कि 100% सुधर जाओ। तो बिजनेस भी इसी तरीके से किया जाता है। तो चलिए इस वर्कशॉप को, इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, हमारे साथ में बड़े रहने के लिए और इस कोर्स को लाइक और शेयर करने के लिए मैं प्रोफेसर पवन फंदे आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए बिजनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में रहिए और सीखते रहिए।